दीपक शर्मा जी, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी। आप हमें ये बताइए कि अब तक हम लोग जानते रहे थे कि नागपुर में एक पावर हाउस है, उसका एक ट्रांसफार्मर झंडेवालान में लगा है और वहां से जो सप्लाई होती है वह अशोका रोड तक पहुंचती है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अशोका रोड से निकलकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में गई है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सप्लाई लाइन, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर दोनों अहमदाबाद शिफ्ट हो गए? देखिए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा कहने का जो जो अंदाज है वो थोड़ा सा दूसरा है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी उनको रीड करना चाहिए, उनको असेस करना चाहिए। और अगर हम नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी को खासकर 2013 से और अब तक, 2013 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक बेंचमार्क था नरेंद्र मोदी के करियर में, जब उन्होंने बीजेपी में खुद को एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पोजीशन कर दिया था। तो अगर हम 8-9 साल में नरेंद्र मोदी को एनालाइज करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि मोदी जी ने ना सिर्फ अपने को एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बल्कि एक कल्ट के तौर पे उन्होंने अपने को डेवलप किया। और ये कल्ट धीरे धीरे ब्रांड बनता गया और आज की तारीख में ये हमको स्वीकार करना होगा, चाहे आप फॉर हो या अगेंस्ट मोदी जी के लिए, लेकिन ये चीज हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड है, ये हमें मानना पड़ेगा। और कहीं कहीं आप देखें कि नरेंद्र मोदी कमल से ज्यादा उनका चेहरा दिखता है। तो जहां आदमी का जो चेहरा है, जो फेस है, वो पार्टी के प्रतीक को चैलेंज कर रहा हो। मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन देखिए, वो म्युनिसिपल इलेक्शन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। बताइए, हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक अलग भाषा, एक अलग प्रदेश, मोदी की आप कह सकते हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस एरिया उससे बहुत दूर, लेकिन वहां पर उनके चेहरे को बेचा जा रहा है। बेंगलोर में नरेंद्र मोदी को बेचा जा रहा है। त्रिपुरा, पीपल कैन नॉट थिंक ऑफ त्रिपुरा जो आप कहें अगर दिल्ली से तो 7 समंदर पार है। मैं त्रिपुरा जब गया था तो आपको फ्लाइट ही डायरेक्ट नहीं, इतनी दूर है वो, बांग्लादेश क्रॉस करके आपको जाना है, सुदूर। और उस त्रिपुरा में जो लेफ्टिस्ट का गढ़ था, जहां कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा बिका, और बिका ही नहीं, उस चेहरे ने जीत दिला के सरकार बना दी। तो ये जो कल्ट है, ये जो ब्रांड है, ये जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ा हुआ, रिलायंस एक ब्रांड बन गया शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। तो ये जो कल्ट डेवलप हुआ, ये जो कल्ट है बुनियादी तौर पे, ये जो ब्रांड है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ जल नहीं करता है। आरएसएस का ब्रांड चेहरा नहीं है, गोलवलकर नहीं है, हेगड़ेवार नहीं है, रज्जू भैया नहीं है, सुदर्शन नहीं है, मोहन भागवत नहीं है। ये सब बैक स्टेज में रहते हैं। सेंटर स्टेज में आरएसएस है, और आरएसएस का जो ध्वज है, ध्वज प्रतीक है, तो उस ध्वज को पीछे कर दिया, कमल को पीछे कर दिया, आगे आ गए। और मुझे लगता है ये जो पर्सनैलिटी क्लैश है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी में नहीं, टकराव यहां से शुरू हुआ कि मोदी को लगने लगा कि अगर वो केदारनाथ जाते हैं, एक नए लिबास में वहां पर आते हैं, पूजा करते हैं, तो हिंदुस्तान देखेगा। और अब चाहे हम लोग उनकी आलोचना करें, क्रिटिकल असेसमेंट करें, लेकिन आप देखेंगे इतनी बड़ी आपदा के बाद लैंडस्लाइड्स आती हैं, तमाम बसें जो हैं वहां रोज दुर्घटनाग्रस्त होती रहती हैं। केदारनाथ का जो टूरिज्म का ट्रैफिक है, उसका जो वॉल्यूम है 10 गुना बढ़ गया जब से मोदी जी ने अपने को केदारनाथ से आइडेंटिफाई किया। वो बनारस आते हैं और बनारस में फिर वो वही उस कल्ट को पेश करते हैं, ब्रांड मोदी को लाते हैं, एक नई वेशभूषा में आते हैं, चारों तरफ डमरू बज रहा है और मोदी जी बीच में खड़े हैं, लाल कालीन पे चल रहे हैं, अकेले, ना योगी है ना कोई है अगल पे, और अकेले चल रहे हैं। और आप देखें कि बनारस में काशी विश्वनाथ का ट्रैफिक जो है तीर्थयात्रियों का बढ़ गया वहां पर। तो ये, और दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि मोदी जी भी वही सोचने लगे, उनको भी भरोसा हो गया, उनके इर्द गिर्द जो उनकी किचन कैबिनेट है उसको भी भरोसा हो गया कि हमने एक बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया है।
और आज की तारीख में अगर आप देखें तो हिमाचल और गुजरात, उसका चुनाव कौन लड़ रहा है? क्या जयराम ठाकुर लड़ रहे हैं हिमाचल में? क्या गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, या उनकी कैबिनेट लड़ रही है, या वहां सीआर पाटिल लड़ रहे हैं, या हिमाचल में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो लड़ रहे हैं? मोदी, ब्रांड मोदी। और इसी वजह से ऐसा लोग कहते हैं ये जो तारीखें खिसकाई गई, ये तारीख किस लिए खिसकाई गई? घोषणा के लिए नहीं अभिषेक बाबू जी। घोषणा पहले भी हो सकती थी। जो घोषणाएं तो करनी है, उद्घाटन ही तो करना है जी। वो आप पहले भी कर सकते हैं, शिलान्यास पहले भी कर सकते हैं, 15 दिन पहले कर सकते हैं। नहीं, उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि क्योंकि अकेला ब्रांड है, उसे हिमाचल में भी कन्वेंसिंग करनी है, कैंपेन करना है, उसे गुजरात में भी कैंपेन करना है। डेट्स को इसलिए आगे बढ़ाया, ऐसा लोग कहते हैं, कि सो दैट मोदी जी को पर्याप्त समय मिले हिमाचल में और फिर पर्याप्त समय मिले गुजरात में। पहले हिमाचल निपटाए, फिर गुजरात निपटाए। तो ये जो ब्रांड है, ये जो ब्रांड है, यही सबसे बड़ा टकराव का कारण है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ ये कॉर्पोरेट ब्रांड, ये कल्ट वहां स्वीकार नहीं है। एक सवाल यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपने भी इस ब्रांड की बात की, इस ब्रांड को लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब संजय जोशी को किनारे लगाया गया, संघ ने उस वक्त अपमान का घूंट पी लिया। मुंबई कार्यकारिणी और मोदी जी की फ्लाइट तब तक अहमदाबाद से टेक ऑफ नहीं हुई जब तक कि संजय जोशी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। ये कोशिशें नितिन गडकरी तक जब आकर के रुक गई है, तो फिर नितिन गडकरी से टकराहट, वो नितिन गडकरी जो हर जगह आप देखें, यूट्यूब चैनल उनका अच्छा चलता है, मोदी जी से ज्यादा चलता है, मीडिया में उनके काम का क्रेडिट आज के दौर में जो गोदी मीडिया है वो भी नितिन गडकरी को ही देती है, उनके काम का क्रेडिट बाकी मंत्रालयों में जो मोदी सरकार को मिले। उस परिस्थिति में नितिन गडकरी से टकराव का क्या कारण है और संघ इसे किस प्रकार ले रहा है? देखिए, हकीकत ये अगर मैं कहूँ मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमें किसी समस्या के जड़ में जाना है तो उस सेंटर पॉइंट को भी हमें समझना होगा जो इस पूरी समस्या के केंद्र में, और केंद्र में मैंने कहा था ब्रांड मोदी है। मोदी जी को आज आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये भी एक हकीकत, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। आप जाइए गुजरात में, देखिए आरएसएस की कितने लोग हैं जो इस वक्त सक्रिय हैं, अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। ये मोदी जी का एक माइंडसेट डेवलप हो गया है। आप आइए तो ठीक, नहीं तो ठीक। वही स्टार प्रचारक हैं, 1 से लेकर 11 तक वही बैटिंग करते हैं, इसको हमें समझना होगा। उसके बाद अमित शाह की बारी आती है, फिर जेपी नड्डा की बारी आती है, फिर राजनाथ जी की बारी आती है, फिर कहीं जाके गडकरी जी की बारी आती है। तो जरूरत ही नहीं हमें, अभिषेक बाबू, हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है, बात मैं समझ गया आपकी, तो मैं यही कह रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि आप लंबे समय से अंतर्द्वंद को सुदर्शन और वाजपेयी के बीच जो हुआ वो भी आपने देखा है राष्ट्रपति चुनाव 2002 में, खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि मोहन भागवत को उस दौर में ये कहना पड़ रहा है जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा के लोग करते हैं, कि उनका कहना था कि कांग्रेस के बिना हम इस देश में लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं कर सकते। नितिन गडकरी सरेआम एक मजबूत कांग्रेस की कल्पना करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सियासत कहां जा रही है? मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने कहा अगर आप इस ब्रांड थ्योरी और कल्ट थ्योरी को समझें, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उसकी जड़ में है। हकीकत क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो गडकरी को इग्नोर करता, अगर गडकरी जी 3 बार फोन करें और 1 बार भी रिप्लाई ना आए और अगले हफ्ते रिप्लाई आए, इसको आप क्या कहेंगे? आप अंदर की बात सुनना चाह रहे हैं? उनकी फाइल जाती है, पड़ी रहती है, क्लियरेंस नहीं मिलती। किसी मंत्रालय में वो काम करना चाहते हैं, मैं मंत्रालय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया, उन्होंने एक नक्शा बनाया उस मंत्रालय के लिए, उसको डंप कर दिया, उस फाइल को पलट के देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, पीके मिश्रा साहब ने। तो ये अगर इग्नोरेंस है, मैंने कहा ना हमें जरूरत नहीं है, इग्नोर कर रखा है। ठीक है, आपको हमने काम दिया है, आप फ्लाईओवर बनाइए, आप नेशनल हाईवेज दुरुस्त करिए, आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनाइए, ठीक है। उसके बियॉन्ड हमने आपको कोई जुरिडिक्शन नहीं दिया है, आपको सीमित कर दिया है। और संघ को आज की तारीख में संघ को सिक्योरिटी है। आज मोहन भागवत जेड सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। आज आप अगर नागपुर में संघ के मुख्यालय में जाए तो पहरा लगा है चारों तरफ बंदूकधारियों का। पहले तो हम लोग जब जाते थे नागपुर तो ऐसे ही चले जाते थे,
पर्ची भी नहीं देनी पड़ती थी। अब तो पर्ची छोड़िए, आपको फोन करने के बावजूद, अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद, आपका अगर अपॉइंटमेंट है तो भी आपको 1 घंटे बाहर रुकना पड़ेगा, पूरी फ्रिस्किंग होगी तब जाके आपको समय मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घुसना और संघ के मुख्यालय में घुसने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो उन्होंने सिक्योरिटी दे दी। जो संघ के प्रचारक पैदल चलते थे, ये बताइए, जो संघ के प्रचारक पैदल चलते थे, रबड़ की चप्पल पहनते थे, ज्यादातर बाथरूम स्लीपर जिसे आप कहते हैं, मैंने खुद देखा है बाथरूम स्लीपर्स, वो चमड़े की, उनके पास चप्पल नहीं होती, जूता और ये सब छोड़ दीजिए, वो आज की तारीख में ज्यादातर प्रचारक स्कॉर्पियो पे चलते हैं, स्कॉर्पियो पे चलते हैं, कुछ फॉर्च्यूनर पे चलते हैं जिनका फॉर्च्यून ज्यादा अच्छा है, कुछ ऐसे भी हमने लखनऊ में देखा जो BMW चलते हैं, जो संगठन मंत्री थे, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, बिजनेस क्लास से उड़ रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। तो मोदी जी ने फैसिलिटी दी है, मोदी जी ने कॉर्पोरेटाइजेशन किया RSS का कि आप हमसे सुविधा लीजिए। तो जो सुविधा भोगी हैं वो चुप हो गए, और जो हाथी प्रचारक हैं उनको ये बुरा लगा। और यही एक टकराव है कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, आप हमसे अपने भवन का निर्माण कराइए, नई बिल्डिंग्स बनाइए। आज जैसे आप देखिए, आज अगर आप जाते हैं दिल्ली में तो झंडेवाला में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक 5 सितारा होटल की तरह है। वो 5 सितारा होटल की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कौन रहेगा? संघ के पदाधिकारी नहीं। तो वो मोदी जी ने क्रिएट कर दिया। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, इसके बियॉन्ड मोदी जी का है कि अब हमें, आप इंटरफियरेंस ना करिए गवर्नमेंट में, आप हमारे प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए कृष्ण गोपाल को जाना पड़ा जी। कृष्ण गोपाल के जाने का कारण ही यही था कि आप हमें डिक्टेट मत करिए कि योगी को कंटिन्यू कराना है, योगी जी रहेंगे उत्तर प्रदेश में या योगी जी नहीं रहेंगे, ये कृष्ण गोपाल नहीं बताएंगे, उनको जाना पड़ेगा। फिर कोई अरुण कुमार आएंगे, वो मोदी जी डिसाइड करेंगे टाइम एंड प्लेस। तो ये एक तरीका है मोदी जी का। मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है मोदी जी की, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, वहां पर स्पेस नहीं है गडकरी की, वहां स्पेस नहीं है मोहन भागवत की, वहां दत्तात्रेय हौसबोले की स्पेस नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल फ्रेटर्निटी की बात है कि हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा आपसे मिलती है। 370 आपने कहा, हम हटा देंगे उसको। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो हमने काम शुरू कर दिया है, उत्तराखंड से लेके गुजरात में काम शुरू हो गया है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं। मोदी का स्टाइल देखिए, वन अमंग इक्वल। पहले आप, कैबिनेट क्या है? वन अमंग इक्वल। जो एक जमाने में नेहरू जी थे, अंबेडकर उनके प्रखर आलोचक, वो लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में थे, वन अमंग इक्वल सरदार पटेल थे। इंदिरा गांधी ने इस चीज को तोड़ा, वो वन अमंग इक्वल नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, सबके कार्य को देखेगा, पूरे कैबिनेट को। मोदी जी का फंडा उससे ज्यादा है, वो 1 से लेकर 11 तक वही बैटिंग करते हैं। तो कैबिनेट में बहुत से मंत्री हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि कैबिनेट का डिसीजन क्या आने जा रहा है। फिर आप क्या कहेंगे? तो उनका कार्य करने की, मैं उसी पे आ रहा हूँ दीपक जी। ये चूंकि हमारे दर्शकों की तरफ से जो सवाल है वो है, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आया है। हाँ, पूछिए। एनडीए सरकार देखी है, पिछली एनडीए सरकार आपने देखी है, उस सरकार में प्रमोद महाजन और नीतीश कुमार 2 बड़े मंत्रालय चलाते थे, आईटी और रेलवे। आज एक ब्यूरोक्रेट को जो वीआरएस लेकर आए हैं, उनके पास ये विभाग है। हरदीप पुरी के पास सुषमा स्वराज के विभाग और राम नाईक के विभाग, यानी पेट्रोलियम अर्बन डेवलपमेंट, दोनों है। और ऐसे एस जयशंकर से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट सरकार में जा रहे हैं। और संघ के लोगों के बारे में पता चल रहा है कि पहले सारे मंत्रालयों में संघ के लोगों के लिए जो टेबल कुश्ती भी होती थी, जो वहां से बैठकर वो अपने एजेंडे को लागू करवाने की भरसक कोशिश करते थे। वो ना हो, अलग बात है, गठबंधन की मजबूरियां थी। आज की तारीख में वो टेबल कुर्सी भी छीन ली गई है, कहा जा रहा है। उस परिस्थिति में संघ इन फैसिलिटी को फंदा मानता है या इन फैसिलिटी को नियति मानता है? देखिए, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे 2002, 2003, 2004 में, उस वक्त मदन दास देवी जो थे, मदन दास देवी आप कह सकते हैं नंबर 3 थे आरएसएस में, और वो कोऑर्डिनेटर का काम करते थे अटल गवर्नमेंट और आरएसएस के बीच में, मदन दास देवी। और हर हफ्ते मैं उनको देखता था कि अडवाणी जी से वो मिलने आते थे। कई बार मैं भी मदन दास देवी से मिला, कुर्ता पजामा ढीला पहन के वो आते थे। अडवाणी जी के यहाँ 1-1 घंटे बैठक चलती थी। संघ के जितने प्रस्ताव होते थे, संघ के जितने प्रपोजल्स होते थे, सुझाव होते थे, वो अडवाणी जी सुनते थे। जो लागू करना होता था, अमल करना होता था, उनको अमल करते थे।
कुछ नए प्रपोजल्स अगर मदन दास देवी लेके आते थे वो, तो हर हफ्ते आप कह सकते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे लाल कृष्ण आडवाणी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो मदन दास देवी जो आप कह सकते हैं संघ को रिप्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट में, एनडीए सरकार में, उनको समय देते थे। आज आप बहुत उदयमान रिपोर्टर हैं, आप खुद बहुत टैलेंटेड हैं, आप जरा पता करिए, आपके भी तो सूत्र हैं, आप पता करिए कि कितनी मुलाकात अरुण कुमार ने की है मोदी जी के साथ, कितनी मुलाकातें अरुण कुमार की जो है वो जी। तो आज वो सिलसिला खत्म हो गया है। मोदी जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मोदी जी कैबिनेट अपनी तरह से चुनते हैं, कैबिनेट के फैसले अपनी तरह से लेते हैं, कैबिनेट मीटिंग के बाद कितने फैसले सुनाए जाएंगे ये मोदी जी तय करते हैं, ये कैबिनेट नहीं तय करती। तो वो बहुत सेलेक्टिव हैं, उनके कार्य करने का अपना एक तरीका है और उसी को लेकर टकराव है। संघ जो है वो एक प्लूरलिज्म में बिलीव करता है, एक कम्युनिटी में बिलीव करता है, फ्रेटर्निटी में बिलीव करता है, इसीलिए कहते हैं संघ परिवार। मोदी जी खुद में बिलीव करते हैं, तो खुद एक कल्ट है, वो ओशो है राजनीति की आज की तारीख में। तो इसको आपको समझना होगा। अगर हम पर्सनालिटी को नहीं समझेंगे और हम सोचेंगे भाई टकराव क्यों है, गडकरी जी को क्यों इग्नोर कर दिया गया है, फडणवीस को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया, जो आदमी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा हो, 2 बार का सीएम हो, उसको आपने डिप्टी सीएम बना दिया। और सीएम कौन, एकनाथ शिंदे जैसा आदमी, ऑटो ड्राइवर, कार चलाने वाला वो व्यक्ति जिसको पैसे और दौलत की वजह से जाना गया, उसके नीचे आज फडणवीस काम कर रहे हैं। जो बागी है, जिसके लिए कहा गया आदित्य ठाकरे ने कि साहब ये वो आदमी है एकनाथ शिंदे जिसने हमारे बाप के पीठ में खंजर भोंका है जब वो आईसीयू में भर्ती थे, वो एकनाथ शिंदे, उस तरह के नेता के नीचे जो है आज फडणवीस साहब काम कर रहे हैं। मोदी जी की मर्जी है, एक गाना था बॉलीवुड में, मेरी मर्जी। तो ये इस माइंडसेट को अभिषेक बाबू जब आप समझेंगे, आपके दर्शक समझेंगे, तो पता लगेगा कि भाई क्या, कितनी बार मोहन भागवत जी को समय दिया है, चाय पे कितनी बार कहीं मीटिंग हुई है, अमित शाह की बात कर रहा हूं मैं, मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा हूं, कितनी बार अमित शाह मोहन भागवत जी से मिले हैं, नतमस्तक हुए हैं, प्रणाम किया है उनको, आप बताइए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो एक सिलसिला था संवाद का, वो इसलिए टूट गया जिस तरह से राजनाथ, जो हालत राजनाथ जी की है, जो हालत गडकरी जी की है, वही हालत दत्तात्रेय जी की भी है। कहने को लोग कुछ भी कहते रहे, साहब ये तो चॉइस मोदी जी की। मोदी एक कल्ट है, मोदी एक ब्रांड है, उनको लगता है मोदी जी के जो फॉलोअर हैं कि वो कमल से भी बड़े हैं, उनका जो चेहरा है वो प्रतीक चिन्ह से बड़ा, चुनाव चिन्ह से। अगर इस तरह का माइंडसेट है तो फिर वहां टकराव होना लाजमी है, मैं ये कह रहा हूं।